Hi everyone, myself Rahul Prajapati. Welcome in class 10th and you are watching EduGrid. Before starting our lecture, share my video, subscribe my video and hit the bell icon there. Student, my target is to achieve 1,000 subscriber. Support me for that because I want to take a live lecture for you in YouTube. Okay? Do in this lecture, जहाँ से हमने न्यूमेरिकल छोड़े थे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6 से, अब वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7 से. चलो तो हम स्टार्ट करते हैं. अ बॉडी ऑफ मास m as a velocity v, if a body of mass increases 81 times but the kinetic energy remains same, kinetic energy same रहेगी, तो calculate the new velocity. चलो तो हम केस 1 केस 2 में कंसिडर करते हैं. केस 1 जब मास m1 m था और वेलोसिटी v1 v थी. केस 2 मास m1 ओके, इफ द बॉडी ऑफ मास इंक्रीजेस 81 टाइम, इंक्रीज हो गया तो ये मास हो गया 81 m एंड काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम. काइनेटिक एनर्जी दोनों में, तो वेलोसिटी क्या होगी? एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी इन केस 1 एंड केस 2 इज सेम. यहाँ m2 आएगा, सॉरी. काइनेटिक एनर्जी इन केस 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन केस 2. चलो फॉर्मूला लगा दो फटाफट. हाफ m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी 1 एंड काइनेटिक एनर्जी 2. काइनेटिक एनर्जी 1 का इक्वेशन हाफ m v1 स्क्वायर एंड हाफ m v2 स्क्वायर. हाफ ऑफ कट हो जाएगा, मुझे v2 फाइंड करना है, सो आई विल मेक v2 एज अ सब्जेक्ट. सो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर अपॉन m2. ओके स्टूडेंट्स, चलो तो v2 स्क्वायर निकालना है हमको. तो मास जो दिया हुआ है m1 वो m है एंड वेलोसिटी दी हुई है वो v1 v स्क्वायर है. ठीक है, और जो m2 है वो 81 m है. m कट हो जाएगा और ये हो जाएगा v2 स्क्वायर. तो v2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट निकालूंगा मैं तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा v2 इज इक्वल टू 1/9 v. ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है. इस यहाँ पे जो केस दिया हुआ है उसने अलग लिया हुआ है, मैं वो रेफरेंस के लिए तुम्हें, बट जो तुम्हें है वो एक्चुअल इसमें से देख के करना है. चलो ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है बहुत बहुत जोरदार प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, तो बहुत ही ध्यान से देखना है हमको. चलो तो यहाँ पे क्या एक स्लोप दिया हुआ है जिसका एंगल 30 डिग्री है और उसे 7.5 मीटर जो स्लोप की लेंथ है उसको 4 न्यूटन फोर्स लगा के हम ऊपर तक ले जाना है. तो फर्स्ट पूछा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बैरल. बैरल पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना लग रहा होगा वो पूछा हुआ है. दूसरा पूछा है हमको वर्क डन बाय फोर्स इन पुलिंग अलॉन्ग एन इंक्लाइन प्लेन. पुलिंग करने के लिए कितना फोर्स लग रहा है एंड वर्क डन फोर्स अगेंस्ट ये. अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो 8 है वो बहुत थोड़ा सा हटके सम है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना. ठीक है, तो यहाँ पे जो एक बॉल दिख रहा है उसका जो वेट यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में, बट वो 2.5 है, 2.5 kg. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हमको फाइंड करना फोर्स एक्टिंग ऑन बैरल, वर्क डन बाय फोर्स इन पुलिंग द बॉडी अलोंग एन इंक्लाइन प्लेन. कि भाई क्या फोर्स लगेगा इसको पुल करने में इंक्लाइन प्लेन पे. एंड वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हमेशा mgh होता है. तो चलो 1 by 1 हम स्टार्ट करते हैं. चलो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी तो होता है mgh. मास हमको पता था एंड ग्रेविटी दी 10, तो आंसर आ गया 25 न्यूटन. अब पूछा है वर्क डन इन पुलिंग द बॉडी अलोंग एन इंक्लाइन प्लेन. वर्क का फॉर्मूला हमको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स मैं 40 न्यूटन लगा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट देखो कितना है, 7.5 मीटर की लेंथ है, उसके अलग उसको डिस्प्लेस करना है. तो 40 इंटू 7.5 करेंगे, सो आंसर इज 300 जूल. अभी जो आता है वो मेन पार्ट यहाँ पे आता है. अब पूछा है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. अब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है जिसको हमको ग्रेविटी के अपोज करके उसको हाइट पे ले जाना होता है. तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू mgh. अब जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पे हाइट की है, तो हाइट कैसे निकालेंगे. तो ये हाइट है, तो हाइट निकालने के लिए सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करना पड़ेगा तुमको. अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, तुम जो बोलते हो उसे परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस. ठीक है, अब मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, साइन थीटा यूज़ करते हैं. तो साइन थीटा लगा के हम इसे सॉल्व कर देंगे. ठीक है, चलो तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मुझे BC ढूंढना है, वही मेरा हाइट है, अपॉन
हाइपोटेनियस 7.5। अब साइन 30 की वैल्यू क्या है, 0 1/2, सो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 7.5। सो यह मिल जाएगा तुमको अपनी हाइट। ठीक है, ये हाइट मिल गई, इस हाइट की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो। तो देखो ये रहा mgh में, देखो mg की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाल दी थी 25। अब हाइट जो है वो यहाँ पे निकाल दी हमने 7.5 डिवाइडेड बाय 2। जो सॉल्व करोगे सो यू विल गेट योर आंसर, आंसर तुमको मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9। अ स्कूटर डेवलप्स अ पावर ऑफ 1 हॉर्स पावर। तो पावर कितना डेवलप हो रहा है, 1 हॉर्स पावर जितना। 1 हॉर्स पावर मतलब 750 वॉट, रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर की है। कैलकुलेट द फोर्स जनरेटेड बाय इट्स इंजन। कितना फोर्स वो जनरेट करेगा। ठीक है, तो पावर का हमने फॉर्मूला देखा था, फोर्स इनटू वेलोसिटी। उससे पहले हम करते क्या है, इस 36 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते। तो 36 इज इक्वल टू 5/18, 18 1 सा 18, 18 2 सा 36, तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। चलो, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाना भूल गया था, ये अपने नोट में कर देना। तो पावर यहाँ पे दिया हुआ है 750 और फोर्स हमको ढूंढना है, वेलोसिटी दिया हुआ है 10, डिवाइड कर दो इसे। सो विल गेट योर आंसर है 750 डिवाइडेड बाय 10। 750 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर इज 75 न्यूटन। बहुत इजी सम्स है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं, सारे के सारे सम्स ऐसे ही इसमें। चलो इसको ऐसे देखते हैं, इस प्रॉब्लम को आपस से। अ हार्ट ऑफ नॉर्मल पर्सन बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट एंड वर्क ऑफ 1 जूल पर मिनट। ओके, तो देखो 72 टाइम्स बीट कर रहा है और हर एक बीट पे कितना कंज्यूम हो रहा है, वो 1 जूल। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 72 जूल। और ये करने में कितना टाइम लगा, 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड लगे। ठीक है, चलो मुझे पावर निकालना है। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क पता चल गया, 72 डिवाइड बाय 60। सो ऑन डिवाइडिंग इट यू विल गेट 1.2 वॉट। Understand students? A beam of electron has an energy of 1 joule. How many electrons are there in a beam? तो यहाँ पे कन्वर्जन है, देखो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी के लिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है जूल में, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल जितनी एनर्जी चाहिए होती है। अब अगर मेरे पास 1 जूल है तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए था, तो 1 जूल में कितने होंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो मेरा आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ पे देखो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 12 बहुत इजी सम है, ये भी कोई टफ नहीं है। जो मास दिया हुआ है हमको यहाँ पे 100 ग्राम दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम ऐसा यूनिट में, तो डिवाइड बाई 1000 तो आ जाएगा 0.1 kg। ठीक है स्टूडेंट्स, मोमेंटम P मतलब P दैट इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन इज ½ mv²। सो मास का प्रॉब्लम नहीं है, 0.1, वेलोसिटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा। देखो वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो इज 20 डिवाइड बाय मास, मास इज 0.1, सो आंसर इज 200। तो 200 इंटू 200 कर दो इसे सॉल्व फटाफट, सो यू विल गेट योर आंसर एज 2000 जूल। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है ये भी, देखो स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय टॉय कार ऑफ मास 100 ग्राम और रिलीजिंग द प्रेशर द कार मूव्स विद स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। ये इक्वेशन अभी ये हमने पहले भी किया कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स टू काइनेटिक एनर्जी। जो भी स्प्रिंग की इलास्टिक एनर्जी होगी वो पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। और ½ mv² लगा देंगे हम, मास दिया हुआ 100 ग्राम तो उसको कन्वर्ट कर देंगे SI में, तो 0.1 हो जाएगा। और वेलोसिटी दी हुई है 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 सॉल्व करोगे तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वी कंप्लीटेड वर्क एनर्जी पावर। नाउ वी विल गो फॉर मशीन चैप्टर। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय।